वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी के काफिले का जनता ने किया जोरदार स्वागत। जगह जगह फूलों की बारिश हुई है। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को भव्य स्तर पर बनाने की तैयारी की थी। तैयारी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तैयारी का जो नतीजा है कि प्रधानमंत्री का काफिला जहां जहां से गुजरा, बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे। और ये दिन के वक्त में जब धूप बहुत ज्यादा थी, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोगों को आप देख पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में हैं, जहां पर 23 परियोजनाओं की वो शुरुआत कर रहे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही कई और कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं पीएम, जहां उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने अभिवादन किया है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम के काफिले के स्वागत की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद पीएम का काफिला आगे बढ़ चुका है। कई और कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। योजनाओं की बहार काशीवासियों के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी ही इस बात के लिए काफी होती है कि बनारस के लोगों को तोहफा मिलने वाला है। दिवाली से पहले तोहफे का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उनके काफिले के किस तरह से स्वागत लोग कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं काफिले पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पर जुटे हुए हैं। और जो बच्चे देखिए, जो नहीं देख पा रहे हैं, काफिला गुजर जा रहा है, नहीं देख पा रहे हैं, तो वो आगे की तरफ दौड़कर आ रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए। बनारस से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम की मौजूदगी, सिगरा स्टेडियम का भी उद्घाटन होना है आज। करोड़ों की लागत से सिगरा स्टेडियम तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। और ये अलग अलग इलाकों से पीएम का काफिला गुजर रहा है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, इस वक्त प्रधानमंत्री कहां से गुजर रहे हैं? हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि लंबी लाइन लगी है लोगों की, कतारबद्ध होकर सभी लोग पीएम को देखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंकरा आई हॉस्पिटल के उद्घाटन और वहां पर सभा को संबोधित करने के बाद अब सिगरा स्टेडियम की ओर जा रहे हैं। और रास्ते में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा जो संगठन के, भाजपा संगठन के लोग हैं, उन्होंने जगह जगह फूल बरसा रहे हैं पीएम पर। जिस तरीके से हरियाणा में जीत के बाद पीएम का एक विजेता के तौर पर भी स्वागत यहां पर किया जा रहा है। तो स्टेडियम की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए, और कुछ ही देर में जब वो सिगरा स्टेडियम पहुंचेंगे तो वहां पर फिर अब बड़ी सौगात, करीब 6700 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। तो फिलहाल रास्ते में जहां जहां से पीएम गुजर रहे हैं वहां पर काशी के लोग, बीजेपी बिल्कुल उपेंद्र, और ये तमाम तस्वीरें ये बता रही है 2014, 2019 और 2024 तीसरी बार यहां से संसद पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार है बनारस के लोगों का, वो वक्त के साथ और गाढ़ा ही हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये प्रधानमंत्री का काशी से मेरी काशी प्रधानमंत्री इसीलिए बोलते हैं कि जो उनका मेरी काशी का भाव है, स्नेह है, वो डोर और भी मजबूत हो रही है। और इसी के साथ आप ये देखिए कि लोग कई घंटों से यहाँ पर खड़े थे, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। और अब जब उनके सामने से प्राइम मिनिस्टर गुजर रहे हैं तो वो अपना भाव फूल के रूप में बरसा रहे हैं, वो अपना भाव तालियों के रूप में बरसा रहे हैं। कोई शंख बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। और इसीलिए ये सब भाव हैं काशी के, जो अपने सांसद के लिए इस वक्त। उपेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, जब सिगरा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, वो तस्वीरें में हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद इस वक्त आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग के साथ ये याचिका दाखिल की गई। प्रशासन ने 23 घरों पर नोटिस लगाया है और अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया गया है। अल्टीमेटम में ये लिखा गया है साफ साफ कि ये जो जमीन है, जहां पर घर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, सरकारी जमीन पर घर का निर्माण हुआ है, इसलिए 3 दिनों के अंदर या तो खुद ही इस निर्माण को गिरा दिया जाए या फिर प्रशासन कार्रवाई करेगी। यूपी सरकार की कार्रवाई दंडात्मक है, ये इस याचिका में है। और 3 दिन का सिर्फ समय दिए जाने का भी विरोध किया गया है।
शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, इस याचिका को लेकर और क्या जानकारी है? याचिका किसने लगाई है और इस याचिका पर क्या अदालत की ओर से रुख अभी तक का? देखिए, जिस तरह से आज इस मामले में याचिका दायर की गई है, तो इस मामले पर जो सुनवाई की तारीख है वो मुकर्रर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से बहराइच हिंसा की अगर बात करें, तो बहराइच में जिस तरह से हिंसा हुई है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा के बाद प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई का मामला, अब इस मामले में जो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट अब हो सकता है कि इस मामले पर कल अगली सुनवाई की तारीख जो है वो मुकर्रर कर सकती है। और जिस तरह से हालांकि इस मामले में 3 दिनों का वक्त की बात कही गई, याचिका में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया है, तो वो वक्त बिल्कुल कल का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि याचिका दाखिल की गई है जिस पर अदालत कल ही संज्ञान ले सकता है और दूसरी तरफ कल तक का ही अल्टीमेटम में वक्त भी दिया गया है। देखना होगा कि कल होता क्या है। धन्यवाद शंकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और बहराइच बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का मामला एनएचआरसी भी पहुंच चुका है, राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंचा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने शिकायत की है। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें, बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगाया गया है, जिसमें इनके ऊपर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, हर तरफ नोटिस डाल दी गई है। लेकिन कल होगा क्या? कल का दिन बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बुलडोजर चल भी सकता है, बुलडोजर पर रोक लग भी सकती है। महाराजगंज में इसी बीच हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन पहले नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में अवैध कब्जा हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। आपको बता दें, मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पर भी हिंसा हुई थी और इस हिंसा में एक शख्स की जान चली गई थी। तो बहराइच से ये खबर। और इसी बीच बहराइच के बवाल को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बड़े बेटे को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद का बड़ा बेटा है, जिसका नाम महमूद आलम है। महमूद आलम नेपाल से नकली सोना लाकर यहां बेचा करता था और लोगों को ठगता था। महमूद आलम पर जमीन खरीदवाने के नाम पर भी ठगी का आरोप है। महमूद आलम पर एक सिपाही से भी ठगी करने का आरोप है। फिलहाल अब्दुल हमीद और उसके 2 बेटे जेल में बंद है, जबकि बड़ा बेटा महमूद अभी फरार है। अब्दुल हमीद अपने बेटों के साथ नेपाल भागने की फिराक में था। उसका चौथा बेटा पिंटू नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज में रहता है। पहले बता देता हूं कि पिंटू का जो सही नाम है वो महमूद आलम नाम है। पिंटू नाम से ये फेमस है और ये लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाता है। फंसाने के बाद ठगी का शिकार बनाता है। जैसे हाँ, ठगी करी है हमारे साथ। तो इन्होंने 2-3 किस्तों में, जैसे कभी 2 लाख रुपए, कभी 1 लाख रुपए, ऐसे करके तकरीबन 4,70,000 रुपए के आसपास की ठगी इन्होंने की है। तो आप उसके संपर्क में कैसे आए? अब चूँकि अब इसका आना जाना था, एक मित्र के जरिए ही मेरी इससे मुलाकात हुई थी। इसका स्टार्टिंग में बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, पोलाइटली बात करता था और सेंसिटिव बातें करता था। तो फिर बीच में इसने हमें ये बताया कि हमारे मतलब पिताजी की तबीयत ख़राब है और हमारी वाइफ को डिलीवरी होने वाला है, तो हमारा पैसा बैंक में है जो एफडी के रूप में है। अगर हम तोड़ेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको कुछ दिन के बाद आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा। चूँकि इसका व्यवहार अच्छा था, इसलिए मैंने इस पर भरोसा करके इसको पेमेंट दे दिया। क्या करता था ये? पैसे लेके क्या करता था? और सुना कि और भी इसके लोगों को ठगी बनाया है, पुलिस भी इसमें शामिल है। तो पैसा क्यों लेता था लोगों से ये? अब जब हम ठगी का शिकार हुए तो हमने इसके बारे में महाराजगंज में इसकी तहकीकात की। तहकीकात से मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि इसका यही पेशा है कि लोगों के साथ ठगी करना और उस पैसे से नेपाल में जाके अय्याशी करता है। तो लोगों से क्या कह के पैसा लेता था ये? लोगों को अपने बहाना बताता था, बीमारियां बताता था, कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कराने की बात करता था, प्रॉफिट देने की बात करता था और कुछ ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो नेपाल से या चाइना से मंगा के देने की बात करता था, जिससे लोग इसकी भ्रामक परिस्थितियों में फंसकर शिकार होते थे। क्या व्यापार करता था ये? अब मुख्यतः तो इसका व्यापार है नकली सोना का। नकली सोना के साथ साथ जैसे स्थानीय महाराजगंज में हमने पता किया तो लोगों ने बताया कि जाली नोटों का भी काम करता है, कुछ हथियारों का भी काम करता है। इस तरीके की लोगों ने हमें जानकारी दी।
जनपद बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसमें अब्दुल हमीद और उसके 2 बेटे आरोपी हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। अब्दुल हमीद के 4 बेटे हैं जिसमें 2 आरोपी हैं और ख़ुद अब्दुल हमीद भी आरोपी है। इनका जो बड़ा बेटा पिंटू है उसकी ससुराल नेपाल में है और नेपाल से ये ठगी का काम करता था। ये नेपाल से नकली सोना लाकर भारत में बेचा करता था और लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। कहता था ये नेपाल का असली सोना है, जबकि जब यहाँ व्यापारी इसको लेते थे उसके बाद वो नकली सोना साबित होता था। उसने कई ऐसे लोगों को भी ठगी बनाया, व्यापारी को बनाया, जिनसे पैसा ले लिया और अब तक 3 से 4 साल हो गए पैसा नहीं दिया। उसने सिपाही तक को भी नहीं छोड़ा है। बहराइच एनकाउंटर के सवाल पर अभिनेता रजा मुराद ने पुलिस एक्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे दोषी किसी भी मजहब के क्यों ना हो। काउंटर हुआ है, गोली लगी है, लेकिन किसी की उस गोली में किसी की जान नहीं गई है। अब गोली क्यों लगी है, कैसे लगी है, तो जिन पर गोली लगी है वो कह सकते हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं कि गोली उन पर कैसे लगी है। कई बार ऐसा होता है कि गोली लगती है लेकिन इंसान जो है कुछ कहने की स्थिति में इसलिए नहीं होता कि वो गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। अब जिनको गोली लगी है वो बता सकते हैं। इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और जो भी गुनाहगार हो उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंसाफ और कानून का मतलब ही यही है, पुलिस का मतलब ही देशभक्ति पाया जाए, उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो, उस पे कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के